चलिए, जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेजर कल्सी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। ये जो आपको मॉडल पेपर कराया जा रहा है, ये उस परीक्षा को ध्यान में रख के कराया जा रहा है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम आपका जस्ट अभी होने वाला है। अगर आप इस पेपर में इस जो मॉडल पेपर आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, अगर आप इस पेपर में कुछ सवालों के जवाब दे पाते हैं और उन सवालों को समझ पाते हैं कि वो सवाल कहाँ से आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप जो पेपर आने वाला है आप उसे फोड़ के आने वाले हैं। ठीक, आपको जो सवाल दिए गए हैं वो कुल 25 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो नेवी एमआर का जो पेपर होता है, जो एग्ज़ाम पेपर आएगा, उसमें आप एग्ज़ाम जो पेपर आएगा उसमें से 25 क्वेश्चंस जीके के होंगे। ठीक है, जबकि 25 क्वेश्चंस मैथ और साइंस को मिला करके होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और टोटल 50 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। टोटल 50 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो सिर्फ 30 मिनट्स है बेटा। 30 मिनट में आपको 50 सवाल हल करने हैं, है ना। यू विल हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस विद इन 30 मिनट्स। ओके, तो ये जो आपका पेपर मॉडल पेपर प्रेजेंट किया जा रहा है, इस मॉडल पेपर के माध्यम से न सिर्फ आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम तैयारी के किस लेवल पर पहुंच गए हैं, बल्कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं, एक आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं कि जिस आत्मविश्वास की हमें ज़रूरत है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम जा रहे हैं, उसी कॉन्फिडेंस पेपर फोड़ देना है। ठीक, और हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है और नेवी में प्रवेश पाने का जो सपना है हमारा, कमीशन टू नेवी जाने का जो सपना है, उस सपने को साकार कर लेना है। हमारे साथ हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली, इन सब की पता नहीं कितनी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं और नेवी एमआर एक बढ़िया ऑप्शन है नेवी में बहुत ही कम उम्र में जाने के लिए। आपको पता है जो नेवी एमआर का जो पेपर होता है, नेवी एमआर का एग्ज़ाम होता है, आप 17.5 ईयर्स यानी 17.5 साल की उम्र से 21 साल के बीच में दे सकते हैं, 10th पास करके दे सकते हैं। ठीक, तो नेवी में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझटों में पड़े प्रवेश पाने का ये बहुत आसान तरीका है। उम्मीद है आपने जो भी तैयारी की है अभी तक, आप अपने बहुत बेस्ट लेवल पर तैयारी कर रहे होंगे और उसी बेस्ट लेवल को आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको एवेल्युएट करना है, आपको अपना मूल्यांकन करना है कि हम उस बेस्ट लेवल पर कितने लेवल पर पहुंचे हैं। अब तैयारी में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास पेपर होने के लिए, ठीक है, क्योंकि 8 जुलाई को आपका पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। तो 8 जुलाई के लिए हमारे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन हम इसी टाइम में अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और आप ठीक ठाक सटीक अनुमान लगा सकते हैं इस बात का कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक, और जब हम सवालों का डिस्कशन करेंगे आपके लिए, जब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये 10th लेवल के एग्ज़ाम में कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। 10th लेवल के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो आपने जो तैयारी की है, आपको उसी तैयारी के साथ आत्मविश्वास कम नहीं होने देना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस को भी कम नहीं होने देना है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर को, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, अगर 20+ सही कर लिया, समझो, क्या समझो, 20+ सही कर लिया तो समझो यू आर इंडक्टेड इन द नेवी, है ना। भारत की एक, क्या बोल सकते, कॉबिनेंट एक सर्विस है नेवी में, एक आर्म्ड फोर्सेस का एक पार्ट है। ठीक, मिलिट्री और एयरफोर्स के बाद नेवी एक प्रमुख संस्था है, ठीक है, आर्मी के बाद। चलिए, तो हम लोग इस नेवी के स्टार्ट करते हैं नेवी का क्वेश्चन पेपर, और आपके सामने ये रहा पहला सवाल। ध्यान रखें इस बात का कि जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, तो आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है। और एक खास बात और है सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास बात ये है कि इसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल जरूर रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर के हताश ना हो कि क्या होगा सर, कैसे होगा, ये पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, इंग्लिश तो हमको आती नहीं। विशेष करके नॉर्थ इंडियन बेल्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम को प्रेफर करते हैं। और सबसे आपके लिए खुशखबरी ये है कि इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम होता है, उसमें मैथ, साइंस और सिर्फ जीके आता है, इंग्लिश का कोई पेपर नहीं है। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिख के दिए गए हैं वो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, तो जो भाषा आपको अच्छी लगे वो आप चूज़ कीजिए। ठीक है, तो हम उसी भाषा के साथ चलते हैं। ठीक, या बिल्कुल एमआर का पेपर है, बिल्कुल ठीक है।
चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए जो पहला सवाल है वो ये है कि व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप आंसर हम बताएं उससे पहले हम आपको कम से कम 5 सेकंड का ज़रूर टाइम देंगे, जिससे कि आप आसानी से ये पता कर पाएँ कि हमारा जवाब क्या था और सर क्या आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी हम उस इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आपके पेपर में इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएँ और उसके आधार पर सवाल का करेक्ट आंसर दे पाएँ। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो हमारा पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कोई जवाब है आपके पास? अगर है तो आपने लगा लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका 29 सितंबर, 29 अगस्त, 29 जुलाई और 31 मई, यानी कि 29 सितंबर, 29 अगस्त, 29 जुलाई और 31 मई। ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो बताइए ज़रा कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्दी जल्दी करा देंगे, घबराइए नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि सब कुछ जल्दी में चला जाए। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग इस पेपर को इस हिसाब से करेंगे कि जिससे कि हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हो पाएँ। आगे हमारे सारे के सारे मॉडल पेपर लगे हुए हैं, आप घबराएं नहीं इस बात के लिए। नहीं, सब हो जाएगा, ये आपको सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड के लिए आप परेशान मत हो, बहुत जल्दी ही। तो इसका जो आंसर है, इसका जो वास्तव में सही आंसर है वो क्या है, 29 जुलाई। ठीक, 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक, 29 जुलाई को। तो 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की याद में, नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। 31 मई को क्या मनाते हैं, तो 31 मई को मनाते हैं हम विश्व तंबाकू निरोध दिवस, यानी वर्ल्ड एंटी टबैको डे, विश्व तंबाकू निरोध दिवस। ठीक, तो आपको एक सवाल के साथ आपको 3 सवाल और मिल गए, कम से कम 2 तो मिल ही गए। एक 29 जुलाई का आंसर मिल गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है, यानी तंबाकू से बचने के लिए मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ना। पॉपुलेशन डे, जो इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है, उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने दिवस से संबंधित, डेज से संबंधित 2 सवाल दाग दिए, क्या डेज इतने इंपॉर्टेंट हैं? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 1-2 सवाल डेज से नेवी एमआर के पेपर में होता ही होता है। तो डेज से रिलेटेड आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, आपने तैयारी वैसे की होगी, आप बताइए, चलिए इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर बता पाते हैं तो हम समझेंगे कि आपने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है ना। चलिए, इसका सही आंसर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। तो इसका सही आंसर है 11 जुलाई। ठीक, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। एक बात और है, आप लोगों ने खबर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो हम बता देते हैं। जनसंख्या के मामले में जून के मध्य तक आते आते, यानी मिड जून तक आते आते, अब तो जून खत्म ही हो गया, खैर भारत अब फर्स्ट नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुका है। सबसे जनसंख्या भारत में रहने लगी है अब हमारी। ठीक है, और कितनी हो गई है, लगभग 142 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी 142 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो गई है। चलिए, हम लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेशन जान ली, सवाल का आंसर तो जान लिया, बाकी के डेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ, तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है, देखें। 2 फरवरी क्यों फेमस है, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस।
वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक, तो इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट डेज को हमने ऑप्शन में रखा है। दूसरा आप देखें, दूसरा जो 7 अप्रैल वाला है, इसको वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपको याद रखना है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल को ही, 7 अप्रैल को ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है। और ये जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड शहर में, स्विट्जरलैंड देश में है। चलिए, अब बचा हमारे पास 8 मार्च वाला ऑप्शन। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको 4 सवाल मिल गए। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आप सोच रहे होंगे आर्द्र भूमि क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, जो वेटलैंड होता है वो वेटलैंड क्या होता है? जहाँ पर कुछ पानी वानी भरा रहता है, उनको संरक्षित करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो जो कूड़ा कचरा, पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, वो जो होता है सब ऐसे ही नाले, तालाब, इन सब में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये अगर नहीं होते तो हमारा सारा का सारा जो अंदर ज़मीन के पानी है, जिसे हम भूमिगत जल बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो सारा का सारा दूषित हो गया होता है ना, कॉन्टामिनेटेड हो गया होता। तो इसके लिए इस वेटलैंड को बचाना, इस आर्द्र भूमि को बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसी को बचाने के लिए पूरी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जागरूकता क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। इसका सही जवाब हमने क्या जाना था? 11 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या का सही जवाब। अगला सवाल है आपके पास, विच इज़ द हाईएस्ट पास इन इंडिया, है ना? भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये पास, ये दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं ना, उन माउंटेनियस रीजन में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी कि एक साइड से दूसरी तरफ को क्रॉस करने के लिए नॉर्मली हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन माउंटेन्स में कुछ एरिया ऐसे होते हैं, पर्वतों में, जो नीचे होते हैं, तो उनमें होकर के लोग जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक क्या बन जाता है? एक रास्ता बन जाता है। तो पर्वतों में जो रास्ते होते हैं उन्हीं को हम लोग पासेस बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है, उस ऊंचे दर्रे का नाम है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। और ये काराकोरम दर्रा पड़ता कहाँ है आज के ज़माने में? तो ये पड़ता है हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगी, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको पता है। और पता है क्या है राजधानी? वो है लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक, चलिए अब एक बात और बता दीजिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की है। और इसकी संख्या है भारत में 8, यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत का सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है? काराकोरम पास है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अब कुछ और पास दिए गए हैं, तो हम ये और पास दिए गए हैं, इन पास के बारे में भी, यानी इन दर्रों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जो सिपकीला पास है, ये आपकी सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है, ये बात ध्यान रखना, सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो सतलज नदी है ना, ये सतलज नदी मानसरोवर झील के पास निकलती है। मानसरोवर झील है तिब्बत के पठार पर, मानसरोवर झील, उस झील के पास में एक और झील है और उस झील का नाम है राकसताल झील। क्या नाम है उस झील का? राकसताल झील है। ठीक, राकसताल लेक है। तो राकसताल लेक से सतलज नदी निकलती है। और ये राकसताल लेक कहाँ है? ये राकसताल लेक मानसरोवर लेक के पास में है। और ये मानसरोवर लेक कहाँ लोकेट है? ये मानसरोवर लेक और राकसताल दोनों के दोनों तिब्बत वाले रीजन में है। ठीक है, तो हमारी सतलज नदी के द्वारा इस सिपकीला दर्रे को बनाया गया है। और ये सिपकीला दर्रा है कहाँ पर? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं ऐसा नहीं, ये हिमाचल प्रदेश बोलते हैं इसे। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो आपने सबने जानते ही होंगे, है ना। और ये राजधानी है एक्चुअल में शिमला में। ठीक है, चलिए वेरी गुड आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। 8/28 हमें भरोसा है, आप बस अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ हम एग्जाम क्रैक करके आएंगे।
आप बस लगाते जाइए, देखिए हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको और दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस नीति दर्रे की। ये जो नीति दर्रा है वो भारत की देवभूमि में है, यानी कि उत्तराखंड, भारत का अगला राज्य उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपको पता है, कहाँ है उत्तराखंड की राजधानी? हाँ, ये तो सबको पता होगा। कहाँ है उत्तराखंड की राजधानी, बताइए ज़रा। अच्छा, ये तो देहरादून है। क्या बात है, आप सब कितने होशियार हैं, देहरादून में है ये तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नाथुला। ये जो नाथुला दर्रा है, ये जो नाथुला पास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है? ये भारत के एक छोटे से राज्य में है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है वो, और उसका नाम है बेटा सिक्किम। तो सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, कैपिटल? इस सिक्किम की राजधानी है गंगटोक में। कहाँ है? गंगटोक में है। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में, सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन है? गोवा। और गोवा के बाद फिर सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। तो इसी सिक्किम में है नाथुला पास। तो मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक सवाल के अंतर्गत दे दी है। ठीक, चलिए हाँ, हम और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हम इस बात को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। काराकोरम पास भारत का हाईएस्ट पास है, सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कहाँ है? लद्दाख में, लेह में। लद्दाख की राजधानी लेह है। कुल मिला के भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये है 8। ठीक, भारत में जो फिर सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। और ये सिपकिला जो दर्रा है, सिपकिला पास है, किसके द्वारा फॉर्म किया गया है? सतलज रिवर के द्वारा, सतलज नदी के द्वारा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल लेक से। राकसताल लेक कहाँ है? मानसरोवर लेक के बगल में। मानसरोवर लेक और राकसताल दोनों कहाँ पड़ती हैं? तिब्बत वाले रीजन में। ठीक, उसके बाद नाथुला जो पास है, नाथुला दर्रा है, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। सिक्किम भारत का क्षेत्रफल के मामले में दूसरा छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो हम लोगों ने सबकी बात कर ली। और ये नीति जो दर्रा है, नीति पास, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लगाइए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल के लिए हम लोग थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। इसके लिए आपको बताया गया है, हमारी जो मेजर कल्सी क्लासेस हैं आपको बहुत कम फी में आपको कोर्स प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक, और एयरफोर्स, नेवी, आईसीसी, इन सबसे संबंधित हमारा जो तेजस बैच है, तेजस 1.0 बैच लॉन्च हो चुका है। तो आप में से और आपके आस पड़ोस में, आपके जानने वालों में जो कोई इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है वास्तविकता में, तो हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए प्रतिबद्ध है, डेडिकेटेड है पूरी तरीके से आपके साथ काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और आपके सपनों को साकार करने में सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए, टू अचीव योर ड्रीम्स, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। आपसे एमआर के पेपर में, नेवी एमआर के पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया वर्सेस चाइना के बॉर्डर पर बोल सकते हैं नाथुला पास। बिल्कुल, नाथुला पास से होकर के चाइना जाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं स्टूडेंट के रूप में। तो ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म है, आप बताइए ज़रा, यूएसबी का क्या फुल फॉर्म है? समय है आपके पास। यूएसबी का क्या फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिलेटरल सर्विस बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बैकलॉग। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिलेटरल सर्विस बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बैकलॉग। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? ज़रा बताइए एक बार कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम भी जाने थोड़ा सा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राकेश यादव जी, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी, अच्छा ए। तो जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका ऑप्शन के बारे में हम लोग विचार करेंगे, और जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उनके बारे में भी विचार करेंगे। और लोग बताइए कितने लोग हैं, ज़रा एक बार बताइए कितने लोग हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन इस मामले में बी है वो ऑप्शन तो सही नहीं है। हमें आपको बताते हुए इस बात का दुख हो रहा है। अब हम क्या करें, बताना तो सही ही होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आपने तैयारी अच्छी की है क्योंकि आपने रिस्पॉन्स दिया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो यूएसबी होता है, जो यूएसबी क्या होता है कि आपके लैपटॉप में से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या आपके सिस्टम से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो आता है, वो कनेक्शन करने के लिए वो कहलाता है यूनिवर्सल सीरियस बस।
और कंप्यूटर से संबंधित जरूर कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक, ये सब क्या है? बोले सर ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो हम बाकी कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बाकी बता सकते हैं। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे बोलते हैं माइंड ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं सीपीयू। एक और फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, ALU, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो आप ये समझते जाइएगा, मैंने आपको 2 फुल फॉर्म दी हैं, इनमें से कोई ना कोई पूछी जा सकती है। USB तो आपके क्वेश्चन में ही है। ठीक है, CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये जो CPU है वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है? माइंड कहलाता है। कंप्यूटर से संबंधित एक और बात बता दें। ठीक है, चलिए अब इतनी सी बात बहुत है, बाकी की बात आपने तैयारी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑथर ऑफ द राजतरंगिणी। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है, तो आप इसका जवाब दीजिए। राजतरंगिणी का, अच्छा, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये रैम और रोम के फुल फॉर्म है जो आपने कमेंट किया है। आपका नाम विक्की, हाँ बिल्कुल विक्की जी, आपने बिल्कुल सही बताया है। चलिए और बताइए, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का आप सवाल का जवाब दीजिए। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक का नाम बताएं। आपने तैयारी बिल्कुल अच्छी तैयारी की है, भरोसा है कि आप अच्छी तैयारी किए हैं। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन है कलहण, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा है फैजी और चौथा है कौटिल्य। ठीक है, तो देखें एक बार कौन से हैं। ठीक, एक है ऑप्शन कलहण, दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा फैजी, चौथा है कौटिल्य। तो इसमें से जिन लोगों का आंसर कलहण है उन लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही है। कलहण इज द बेस्ट आंसर। कलहण ही राजतरंगिणी के लेखक हैं। जो राजतरंगिणी है वो भारतीय इतिहास में इतिहास की पहली किताब मानी जाती है ना, हिस्ट्री पर पहली बुक मानी जाती है, हिस्ट्री की पहली बुक मानी जाती है इंडिया में। आप सोच रहे होंगे तो क्या सर इससे पहले हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी, हिस्ट्री की किताब नहीं थी? हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री की किताब नहीं थी। ऑप्शन ए ही करेक्ट है बिल्कुल। राजतरंगिणी के लेखक है कलहण, और कलहण जो है वो हिस्ट्री की इंडिया में पहली बुक मानी जाती है। और जो राजतरंगिणी बुक है, ये राजतरंगिणी जिस क्षेत्र के इतिहास पर लिखी गई है, ये राजतरंगिणी लिखी गई है कश्मीर क्षेत्र के इतिहास पर। कौन सा क्षेत्र का? कश्मीर क्षेत्र का इतिहास इसमें दिया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से रिलेटेड बातें लिखी हैं कलहण जी ने, राजतरंगिणी ने। और कलहण को भारत का प्रथम इतिहासकार मानते हैं, यानी फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द इंडिया। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द इंडिया। तो बाकी की जो आपको सवाल इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें, व्याख्या दें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके आ पाएँ। ठीक, तो ये जो ऑप्शंस तैयार किए गए हैं और जो सवाल रखे गए हैं वो सवाल इतने अच्छे रखे गए हैं, इस तरीके से बहुत MR के पेपर का एनालिसिस रिसर्च करके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तब ये सवाल तैयार किए गए हैं। ठीक, अब हम इस ऑप्शन डी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये है भाई साहब कौटिल्य, और इन कौटिल्य का नाम है चाणक्य दूसरा। तो चाणक्य नीति का नाम तो आपने सुना ही होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा। यदि आपने अपने जीवन में चाणक्य का नाम नहीं सुना है तो निश्चित रूप से इस बात पर आप डाउट कर लीजिए कि आप मनुष्य हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि बिना चाणक्य के मनुष्य का कोई जीवन ही नहीं है। हर जगह चाणक्य की नीति आपको सुनाई देती है, चाणक्य ने ये कहा था, चाणक्य ने वो कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौटिल्य का दूसरा नाम ही चाणक्य है। कौटिल्य का एक और नाम होता है बेटा, उसका नाम है दूसरा, जो तीसरा नाम बोल सकते हैं इसका, वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और इस कौटिल्य ने एक फेमस किताब लिखी है और वो है अर्थशास्त्र। नाम से बिल्कुल मत कंफ्यूज आइएगा, हाँ मतलब कंफ्यूजन में नहीं लेके आना है नाम से। कौटिल्य की बुक का नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स जैसा दिया कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कौटिल्य ने अपनी इस बुक में जो दिया है वो दिया है राजनीति। राजनीति के बारे में चर्चा की है बेटा, पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो हमने कौटिल्य के बारे में बात कर ली है। एक और बात, व्यक्ति का नाम जान लें, आप भूलेंगे नहीं मुझे उम्मीद है, और वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक फेमस किताब है और उस किताब का नाम है इंडिका। ठीक है,
तो मैंने आपको 3 किताबें स्पेशली बताई हैं। एक है राजतरंगिणी जो कल्हण की है, कश्मीर क्षेत्र पर लिखी हुई है, और दूसरी है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, और कौटिल्य की बुक का नाम अर्थशास्त्र ही है। कौटिल्य का जो दूसरा नाम है वो है चाणक्य, और जो तीसरा नाम है वो है विष्णुगुप्त। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने एक बात और की है, और वो बुक का नाम है, वो तीसरा लेखक कौन देखा है हम लोगों ने, वो देखा है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी बुक का नाम है इंडिका, बहुत फेमस किताब है। और अर्थशास्त्र नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो पॉलिटिक्स है, राजनीति है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सैल्यूकस का राजदूत, वाह क्या बात है, आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे तो ये भी पता चला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज जय संहिता। इनमें से किसको जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, भगवद गीता। अरे कुछ लोग तो इसी में कन्फ्यूजन में आ गए होंगे, सर रामायण और रामचरितमानस तो एक ही है, आप दो दो क्यों बता रहे हो। हाँ तो बेटा ये दो दो ही हैं, अकेली नहीं है। येलो कलर शो नहीं होता, ओके ओके, हम लोग येलो कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने कह दिया, आपकी बात सर आँखों पर, हम क्यों करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लो हमने तो बंद कर दिया, येलो कलर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ये वाला कर लेंगे। अच्छा तुम्हारी पसंद का कर लेते हैं अब की बार। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट, इसमें से निम्न में से किसे जय संहिता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है बेटा, इसका सही जवाब है महाभारत। अब तो तुम्हारी पसंद का कलर है महाभारत। महाभारत को जय संहिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध दर्शाया गया है, और महाभारत की जो रचना है, इसको जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। कौन माने जाते हैं, महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं बेटा, महर्षि वेदव्यास। इसे जय संहिता कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग अब तो 1 लाख यानी 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं। अब श्लोक की अंग्रेजी कुछ नहीं होती, पता चला कि सर आप अंग्रेजी में बता दो, तो 1 लाख श्लोक हैं इसमें। ठीक है, चलो हम श्लोक आज कर देते आपकी सुविधा के लिए, आपको लगेगा हाँ सर अंग्रेजी में भी है। जिन लोगों को लग रहा है कि रामायण महाभारत एक जैसा है, रामायण और रामचरितमानस एक जैसा है, तो वो गलत है। रामायण के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, वाल्मीकि माने जाते हैं, जबकि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और भगवद गीता किसका पार्ट है, तो भगवद गीता तो महाभारत का ही पार्ट है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि भगवद गीता किसका पार्ट है, तो भगवद गीता महाभारत का पार्ट है। भगवद गीता में वो चीज़ें दी गई हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यानी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुनाई थी, बताई थी। बिल्कुल बेटा ऐसा ही प्रश्न आएगा, घबराओ नहीं। अगर आप 22+ कर रहे हो तो इसका मतलब आपका अच्छा स्कोर है, आप अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, आपको बस यही कॉन्फिडेंस बना रहे, और हम इसीलिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट द साल्ट मार्च। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा कब शुरू की, तो गांधी जी को नमक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो गांधी जी ने बिल्कुल बिल्कुल रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा कब आरंभ की, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपका समय समाप्त हो गया है, यहाँ पर डेट दे दी गई है, कौन कौन सा है। एक तो 12 मार्च 1930 का ऑप्शन है, एक 12 मार्च 1931 का ऑप्शन है, एक 12 मार्च 1932 का है, एक 12 मार्च 1929 का है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि ये जो गांधी मार्च है हुई तो 12 मार्च को ही स्टार्ट है ना। गांधी की जो मार्च है, जो नमक यात्रा है या नमक सत्याग्रह जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये तो हुई तो 12 मार्च को ही है, लेकिन किस सन में हुई है, किस ईयर में हुई है, इस बारे में हमको नहीं पता। तो इस बारे में अगर आपको पता है तो ज़रा एक बार कमेंट करके जवाब दे दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। ए, मतलब आप बता रहे हैं कि 12 मार्च 1930 आपका यही मानना है, और कोई जिसका कुछ और मानना हो। नहीं, बहुत अच्छे, क्या बात है, मैं आपकी बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हूँ, क्या ही बताऊँ। आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, गांधी ने नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को ही स्टार्ट की थी, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट की थी, तो अहमदाबाद में गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी।
अहमदाबाद गुजरात में है, और अहमदाबाद में वो आश्रम जो था उसका नाम था साबरमती, आज भी है। इसी साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट। और गांधी के साथ इसमें कितने अनुयायी थे? 78, यानी 78 अनुयायी, यानी कि फॉलोअर्स गांधी के इस यात्रा में जो शामिल थे वो 78 थे फॉलोअर्स। गांधी जी ने इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया था, ये बात ध्यान रखना। उसका कारण ये था कि गांधी जी ये बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? गांधी जी ये बताना चाह रहे थे कि अंग्रेज ये ना समझ लें कि भारतीय कायर हैं और महिलाओं को आगे कर दिया है। हाँ, वेरी गुड, आप साबरमती आंसर, नहीं बेटा, बी तो किसी का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12 मार्च 1930। बाकी के सब वैसे ही लिखे गए। जब नमक यात्रा समाप्त हुई, गुजरात के नवसारी ज़िले में जाकर के, गुजरात के नवसारी ज़िले में एक गांव था समुद्र के किनारे। इस नवसारी ज़िले में उस गांव का नाम था दांडी। क्या नाम था बेटा? दांडी गांव था, इसीलिए कभी कभी इसको दांडी मार्च कहते हैं। दांडी मार्च, दांडी गांव में पहुंच करके गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 यानी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया है? गांधी जी ने वहाँ पर नमक बनाया, यानी मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून तोड़ दिया। फिर इसी के बाद से जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया गांधी के द्वारा वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया। तो फिर ये किस तारीख को स्टार्ट हुआ होगा? दिमाग लगा लो, 6 अप्रैल 1930, यानी नमक यात्रा के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे नेवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ऑनलाइन बैचेस की। हमारे एडमिशन बिल्कुल ओपन हो चुके हैं और आप इंस्टेंट डिस्काउंट 50% का पा सकते हैं। आपके पास लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट, नोट PDF के रूप में मिल जाएंगे। हमारी फैकल्टीज़ का तो कोई जवाब ही नहीं। और ये हैं ग्रेट पर्सनालिटी आपके सौरभ सर, ठीक है। तो आप अगर इनसे एक बार मिलते हैं, अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये और हमारे पास कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी चलते हैं प्रत्येक संडे। आप ज्वाइन कीजिए, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर कुछ प्राइसेस दी गई हैं, प्राइसेस बहुत नहीं है, कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आपके जानने वालों में कोई है जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से एक क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके आराम से इन टेस्ट को लगा सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो चलिए बताइए, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जिसे पिता कहा जाता है वो कौन है? वो है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक। बिहार के चंपारण में क्या 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। और 1918 में उन्होंने क्या किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नहीं, अब थोड़ा बात चेक करा लीजिएगा, मेडिकल में आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने। उस अकबर ने नहीं जिसे आप जोधा अकबर के नाम से जानते हैं, ये अकबर सेकंड है, ठीक है। ये अकबर सेकंड है। ये बहादुर शाह जफर के पिताजी थे। बहादुर शाह जफर कौन थे? मुगलों में अंतिम बादशाह। और बहादुर शाह जफर के काल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। दयानंद सरस्वती जी फेमस है हमारे, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यानी बैक टू वेदास, ठीक है। और दयानंद सरस्वती जी ने एक समाज स्थापित की, उस समाज का नाम था आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई में की गई। कब की गई बेटा? 1875 में की गई। स्वामी विवेकानंद, इन्हें तो तूफानी साधु कहा जाता है और युवाओं का गौरव। भारत के करोड़ों युवा इनसे प्रेरणा लेते हैं क्योंकि इन जैसा कोई नहीं हुआ। युवाओं का गौरव। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ये है हमारे तिलक जी और ये है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था क्या? इन्हें स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है अंग्रेजों के सामने,
और मैं इसे लेकर के रहूँगा। हाँ बिल्कुल, ये एमआर का क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल एमआर का क्लास है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने भी एक समाज की स्थापना की थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म समाज। और ये ब्रह्म समाज कब स्थापित की गई थी बेटा, ये ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश की गई थी, ये की गई थी 1828 में, 1828 में। कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में, कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता, कोलकाता नहीं कहते थे उस समय, इसे कलकत्ता ही कहते थे। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। द स्लोगन ऑफ डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, ऑप्शंस हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगला है दिल्ली चलो आंदोलन, और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो इंग्लिश में लिखे हुए हैं ऑप्शंस, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक, दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तीसरा है दिल्ली चलो मूवमेंट, चौथा है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो डू और डाई का जो स्लोगन है वो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने दिया है, ठीक है। तो डू और डाई का जो स्लोगन है, डू और डाई, ये जो स्लोगन है वो किसने दिया है बेटा, ये पहली बात तो दिया है गांधी जी ने। किसने दिया है, ये दिया है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था, सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ नेशन। जो डू और डाई का मामला है, करो या मरो, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। गांधी जी ने कई सारे मूवमेंट स्टार्ट किए थे, बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए। जैसे कि सबसे पहले गांधी जी ने स्टार्ट किया था व्यापक लेवल पर एक आंदोलन, उसे बोलते हैं असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन। ये स्टार्ट किया गया था 1920 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक। फिर दूसरा अभी हमने देखा है, ये किया गया था 1930 में, कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दिल्ली चलो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी दिल्ली चलो आंदोलन का जो दूसरा नाम है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था 1940 में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो स्टार्ट किया गया था 1942 में। तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे लास्ट जो आंदोलन था, मूवमेंट था, गांधी जी ने कह दिया कि अब तो या तो मरो क्या करो, या तो मरो या फिर डू या फिर करो, एक काम तो करना पड़ेगा। अब हम लगातार गुलाम नहीं रह सकते, या तो मर जाएंगे या कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो किस में दिया गया होगा, भारत छोड़ो। अंग्रेज़ों के लिए कहा गया बेटा तुम भारत छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो हम इस लिमिट में आ गए हैं कि या तो अब करेंगे या मरेंगे। तो सोच लो, तुम्हारी भी जान जा सकती है, और तुम वैसी संख्या में बहुत कम हो। उस ज़माने में भी अंग्रेज़ बहुत कम थे, इंडिया वाले फिर भी ठीक ठाक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ होम रूल इन इंडिया। भारत में किसे होम रूल यानी कि होम रूल क्या बोल सकते हैं, स्वराज, किसे स्वराज का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में होम रूल का जिससे जनक कहा जाता है, फादर बोला जाता है, वो फादर बोला जाता है एक मदर को, और वो मदर है हमारी कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को भारत में होम रूल आंदोलन का जनक कहा जाता है। और ये होम रूल आंदोलन भारत में 1916 में स्टार्ट किया गया था। हालांकि तिलक ने भी होम रूल आंदोलन चलाया था, और लेकिन भारत में चलाने का काम तो दो लोगों ने किया है, तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन भारत में फादर ऑफ होम रूल जो बोला जाता है वो बोला जाता है एनी बेसेंट को, ठीक है। और एनी बेसेंट का संबंध जिस समाज से था उसे बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज से था, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। अब आगे कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, एक ऑप्शन हमारे पास। तो इन्हें कहा जाता है बेटा सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। कभी कभी उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तिलक को तो आपको पता ही है, तिलक का उपनाम क्या है, इन्हें कहते हैं लोकमान्य, यानी सब नेम क्या है इनका, लोकमान्य। चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं, चित्तरंजन दास को बोलते हैं देश बंधु, क्या बोलते हैं, देश बंधु, ठीक। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10। अब है अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो आप उससे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जान लीजिए, हमारे क्लासेस के बारे में, एमकेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। जैसे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस बेस क्या कराते हैं, अपना एक यूनिक टीचिंग प्लान बनाते हैं, और हमारे पास फैकल्टी का तो कोई नाम ही नहीं, मतलब लाजवाब फैकल्टी हैं सब,
ठीक। और यहाँ पर हमारे यहाँ डॉट काउंटर अलग से, ये अच्छी बात है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ आप डॉट काउंटर देखेंगे, नहीं तो बाकी के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है डॉट काउंटर के नाम पर। स्पोकन की क्लासेस चलती हैं, स्पोकन इंग्लिश की स्टडी मटेरियल आपको क्लास दिया जाता है, टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी की सारी हैं, आप खुद आप देख लीजिएगा पहुँच करके। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, या किसके बीच लड़ा गया था। तो कब का सवाल नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये पूछा है कि किसके बीच लड़ा गया था। तो हम देख लेते हैं किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया है, ये सवाल पूछा है, इसका मतलब पानीपत का पहला तो हुआ ही होगा, सिंपल सा मतलब है। अगर पानीपत का पहला हुआ है तो आप देख लीजिए कि पहला कब हुआ होगा, दूसरा कब हुआ होगा, लेकिन पहले सवाल का जवाब देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस के बीच लड़ा गया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगलों एवं अफगानों के बीच लड़ा गया। मुगलों की तरफ से अकबर लड़ रहा था और अफगानों की तरफ से एक हिंदू सम्राट हेमू लड़ रहा था, ठीक। और हेमू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जो भारतीय इतिहास में 14वां व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और ये जो पानीपत का जो सेकंड बैटल है, पानीपत का जो सेकंड बैटल है, ये 1556 में लड़ा गया है ना, 1556 में। और जो पानीपत का जो पहला बैटल है वो लड़ा गया था 1526 में। कब लड़ा गया था, 1526 में। किस किस के बीच में, मुगलों एवं लोधियों के बीच में। और इसमें कौन जीता, बाबर। हारा कौन, इब्राहिम लोधी। तो हम जीतने वाले को ऊपर लिख देंगे और हारने वाले को नीचे लिख देंगे। तो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो फर्स्ट बैटल हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच, यानी कि मुगलों एवं लोधियों के बीच, क्योंकि इब्राहिम लोधी वंश का ही था। अब पानीपत का जो थर्ड बैटल है, इस पर तो मूवी बन चुकी है पानीपत के थर्ड बैटल पर, बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था मराठों एवं अफगानों के बीच। किस किस के बीच में, मराठों एवं अफगानों के बीच। ये हुआ था 1761 में, ठीक। और ये 1761 में, जिसमें मराठों की तरफ से बहुत सारे कई सैनिक थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली का नाम तो सुना होगा, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली थे इधर से। तो अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली, मराठों की तरफ से कई सरदार थे मराठों के। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध था जो मराठे और अफगानों के बीच 1761 में लड़ा गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। त्रिपिटक लिटरेचर का संबंध किससे है, त्रिपिटक साहित्य किससे जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, त्रिपिटक लिटरेचर किससे जुड़ा हुआ है, बताइए जरा। चलिए आपने आंसर दे लिया होगा, जवाब तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और त्रिपिटक में क्या था, त्रि का मतलब होता है तीन, पिटक का मतलब होता है बास्केट, टोकरी। तो इस पहले क्या हुआ था कि जो लिख के चले गए वो लोग, उन्होंने 3 टोकरियों में उन्हें प्रिजर्व किया था, संरक्षित किया था। और एक पिटक को कहा जाता है अभिधम्म पिटक, पिटक सबके पीछे जोड़ लेना, अभिधम्म। और दूसरे को कहा जाता है सुत्त का मतलब अच्छी बात है, और तीसरे को आ जाता है विनय। तो ये 3 पिटक हो गए, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। और इन तीनों पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता है प्राकृत भाषा का साहित्य। यानी कि हिंदी तो अभी अभी आई है, इससे पहले और भी भाषाएं थीं प्राकृत भाषा। और जो त्रिपिटक साहित्य है या बौद्ध साहित्य है, इसके बारे में भी आप एक बात और जान लीजिए कि ये पाली लैंग्वेज में है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में है, पाली भाषा में है, पाली लैंग्वेज में है त्रिपिटक साहित्य। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आप कि सूर्य के समीप का सबसे नज़दीक तारा मतलब कौन सा है। वेरी गुड ओम जी शाह, बिल्कुल आपका सही जवाब था। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी हाइड्रा, ऑप्शन सी सप्तऋषि। तो आपके पास जो सही जवाब है, आपने सोच लिया होगा क्योंकि 5 सेकंड गुजर चुके हैं, इसका सही जवाब है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूरज के समीप अगला एक तारा है। हमारा सूर्य भी एक तारा है, हमारा सन भी एक स्टार है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के बाद दूसरा तारा है, लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक तारों में इसकी गिनती होती है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जैसे कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला।
और हमारी गैलेक्सी के बगल वाली ठीक गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। तो ठीक वैसे ही क्या है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है, इस सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? हमारा सन, सूर्य है। तो सूर्य का सबसे नज़दीक तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो भी इसी मिल्की वे में ही है, मिल्की वे में ही है। ये मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है हमारी, ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी है, यानी आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा के बगल में एक और आकाशगंगा है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक, हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है तारामंडल। ठीक है, तो हम लोगों ने कितनी बातें जान ली एक में ही। बाकी ये सप्तऋषि तारामंडल का जो दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं ग्रेट बियर। इसमें 7 तारे दिखाई देते हैं। अपनी मम्मी से या पापा से पूछना कि सप्तऋषि तारामंडल में कितने तारे हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है ग्रेट बियर। ठीक, चलिए अब हमारा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इन विच कॉन्टिनेंट आर द एटलस माउंटेन्स लोकेटेड? किस, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ठीक, कितने तारे? 89 ना, अच्छा 89 तारा नहीं, तारे तो बहुत हैं। 88 तारामंडल हैं, कॉन्स्टेलेशन 88 तारामंडल हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। अगला सवाल है आपके लिए। अगला सवाल क्या है कि जो एटलस पर्वत है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? हमने देश का भी नाम नहीं लिया, किस महाद्वीप में पाया जाता है, क्योंकि 10th लेवल पर महाद्वीप के ही सवाल पूछे गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, देश का नाम विशेष रूप से नहीं पूछा गया है, हालांकि हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पाया जाता है? जरा जवाब दीजिए, कहाँ पाया जाता है, किस महाद्वीप में है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। मोरक्को में ये एटलस पर्वत है। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है रॉकीज पर्वत। ठीक है, रॉकीज पर्वत पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक, जैसे एशिया में हिमालय है सबसे बड़ा, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, और हिमालय नवीनतम बलित पर्वत है, यानी कि न्यूएस्ट, सबसे नया है। फोल्डेड माउंटेन है, यानी बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन हिमालय। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में पाई जाती है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर है। जो एल्टीट्यूड है इसका वो कितना है माउंट एवरेस्ट का? 8848। ठीक, चलिए अब उसके बाद दक्षिण अमेरिका में भी कोई पर्वत है क्या? हाँ बिल्कुल, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी पर्वत है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडीज। तो हम लोगों ने क्या देखा? एटलस कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और हिमालय कहाँ है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब की बात कर ली है। चलिए अब हम लोग आगे अपने नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। बी, अब किसका सवाल का जवाब दे रहे हैं आप? बी, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ठीक है, उत्तर अमेरिका नहीं है। एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। टोटल हमारे पास कितने महाद्वीप हैं? टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। तो 4 के तो नाम लिखे ही हैं। 5वां मान लीजिए, कौन सा? 5वां ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए। 6वां मान लीजिए, 6वां कौन सा मान लीजिए? यूरोप महाद्वीप मान लीजिए। 7वां मान लीजिए, 7वां कौन सा? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मान लीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने हो गए? 4 तो ये लिखे हैं ऑप्शन में, 1 2 3 4। 5वां ये मान लो, 6वां ये मान लो, 7वां ये मान लो। हालांकि एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। ये आपके बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से। यहाँ हॉस्पिटल के बारे में भी बात की गई है। आपका पूरी मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आपकी पूरी मेडिकल जो टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ग्राउंड में यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस वाला मामला है, मेडिकल फिटनेस वाला, सारे के सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सब देखा जाता है। बाकी रिटन टेस्ट की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग यहाँ करा ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल है ज़बरदस्त, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल पूछा गया है कि वुलर झील कहाँ अवस्थित है। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर वो तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हमने तो मामला ही पलट दिया है। यहाँ मामला क्या पलटा है? हमारे पास ऑप्शन है जम्मू। क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन जम्मू, दूसरा ऑप्शन कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। आप कहेंगे सर क्या ऐसा होता है कि जम्मू में जम्मू अलग और कश्मीर अलग है? हाँ, एरिया तो अलग अलग है ही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये अलग बात है,
हाँ, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जम्मू क्षेत्र अलग है और कश्मीर क्षेत्र अलग है, भले ही एक ही देश में हो, एक ही राज्य में हो, इससे क्या फ़र्क। जैसे पश्चिमी यूपी अलग है, पूर्वी यूपी अलग है यूपी का ही पार्ट, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा गया कि वुलर झील कहाँ है, तो वुलर झील के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो वुलर झील है, ये वुलर झील आपकी किस क्षेत्र में है, कश्मीर घाटी में पड़ती है। किसमें, कश्मीर वैली में पड़ती है, जम्मू घाटी में नहीं, जम्मू क्षेत्र में नहीं, बल्कि कश्मीर में। अगर इन दोनों को मिलाकर के पूछा गया था तो आपको आंसर सिंपल है, जम्मू कश्मीर में। वुलर लेक के बारे में खास बात यह है कि वुलर लेक भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, मीठे पानी की। तो मीठे पानी का मतलब ये नहीं इसमें चीनी डाली गई है, फ्रेश वाटर, यानी ये खारा पानी नहीं है। कुल मिला के बातें समझ लीजिए, ये फ्रेश वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अब उसके बाद लद्दाख में भी कई लेक हैं, जैसे कि छो मोरारी, इसको बोलते हैं छो मोरारी, या पेंगोंग लेक, छो मोरारी लेक है यहाँ पर लद्दाख में। एक है पेंगोंग लेक, TSOPENGO, पेंगोंग लेक। तो सो पेंगोंग लेक चीन के साथ जिसको लेकर के डिस्प्यूट होता रहता है, वो यही लेक है, सो पेंगोंग, ठीक है। सो मोरारी के साथ भी थोड़ा बहुत होता है। तो लद्दाख में ये दो प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड को में तो झीलें ही झीलें हैं, जैसे नैनीताल, देवताल, ठीक है, रूपकुंड, फलाने, नौकुचिया ताल, चंद्रिका ताल, बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, तो बहुत झीलें हैं, ठीक है। चलिए अब लोग अपने नए सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देख लीजिए कि आपका कितना सवाल करेक्ट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन लगाइए। ऑन विच रिवर आर द धुआंधार फॉल्स, है ना। धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, आपको बताना है। अच्छा, डल लेक कहाँ है, हाँ बिल्कुल, डल भी जम्मू कश्मीर में ही है, कश्मीर घाटी में ही है वो भी, ठीक है। डल बिल्कुल डल लेक भी जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि धुआंधार फॉल यानी धुआंधार जलप्रपात है वो किस पर है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, नर्मदा, एक ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा सुवर्णरेखा, तीसरा चंबल, चौथा गंगा। तो ये जलप्रपात कहाँ है। तो आपने जलप्रपात जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि नेवी MR में आने का चांसेस पूरा है। आपने ऑप्शन बताया है, क्या ऑप्शन है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, जरा एक बार बताइए, किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। अगर हम देखें किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, तो आप पाएंगे कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर और भी कई जलप्रपात हैं, जैसे कि कपिल धारा भी नर्मदा नदी पर ही है, कपिल धारा, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात वही है जहाँ पर भेड़ाघाट है जबलपुर में। जबलपुर का जो भेड़ाघाट है बहुत फेमस है पर्यटन के हिसाब से, भेड़ाघाट का जो मार्बल पत्थर है वो बहुत काफ़ी फेमस है। तो धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये सब कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। सुवर्णरेखा, इस पर जो जलप्रपात है सुवर्णरेखा नदी पर, आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। आप ये मत सोचिए पहले कि कट ऑफ कितना जाएगा, आप तो बस ये देखिए कि इसमें कट ऑफ कितना जा रहा है, उसके बाद हम तय कर देंगे आपके लिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। पेपर बस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक्सप्लेन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद हम कर देंगे, ठीक है। सुवर्णरेखा पर एक जलप्रपात पाया जाता है, उस सुवर्णरेखा जलप्रपात का नाम है हुंड्रू जलप्रपात, यानी हुंड्रू वाटरफॉल्स, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, सुवर्णरेखा नदी पर। गंगा नदी पर जितने वाटरफॉल है उनका नाम रखना ही बड़ा मुश्किल है, ठीक है। चंबल पर एक फेमस जलप्रपात पाया जाता है, उस जलप्रपात का नाम है चूलिया, है ना, चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। तो हम लोगों ने क्या देखा, कई सारे जलप्रपात देखे, धुआंधार नर्मदा पर, कपिल धारा नर्मदा पर, सहस्त्रधारा नर्मदा पर। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। गिरती कहाँ है नर्मदा, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, सुवर्णरेखा रिवर पर है। और चूलिया किस पर है, चंबल नदी पर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा 20 नंबर पर हो जाएगा, क्या बात है, तुमने नेवी MR का पेपर भी पहले से बता दिया है, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक बार 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है जरा देखें।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एटलस पर्वत कहाँ है। तो जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत पहली बात तो आप जान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगर हम किसी देश विशेष की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को है, मोरक्को में ये एटलस माउंटेन लोकेटेड है। ठीक है। अब नॉर्थ हमें, हालांकि सवाल का जवाब तो हो गया अफ्रीका, अब हमने इन्फॉर्मेशन दी एक्स्ट्रा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत पाया जाता है बहुत फेमस, जिसका नाम है रॉकी पर्वत। ठीक है, इन्हें रॉकीज बोलते हैं। ठीक। और ऐसे ही साउथ अमेरिका में पाया जाता है एक फेमस पर्वत, उसका हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एंडीज। क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत। और एशिया में एक फेमस पर्वत पाया जाता है हिमालय। ठीक, ये तो दुनिया का सबसे फेमस पर्वत है हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हम लोगों को बताई थी, क्या है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 यानी 8,848 मीटर। कहीं कहीं आपको 8,850 मिल सकता है, लेकिन वो बहुत करेक्ट नहीं है। ठीक है, 8,848। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पाई जाती है? हिमालय में। हिमालय के बारे में बताया था कि एकदम ये क्या है? न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन है। न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन यानी कि नवीन बलित पर्वत, न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन है, नवीन युवा बलित पर्वत है। सबसे नया पर्वत पूरी दुनिया में अभी ये है हिमालय। और हिमालय में भी तीन हिमालय हैं। महान हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय, और शिवालिक हिमालय यानी आउटर हिमालय। यानी हिमालय का जो शिवालिक वाला पार्ट है, हिमालय में भी 3 छोटी छोटी रेंजेस हैं तो बड़ी बड़ी। शिवालिक हिमालय सबसे नया है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है पर्वत का। ठीक, वेरी गुड इवनिंग राम बाबू जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक, चले, हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 16 तक देखा था, क्वेश्चन नंबर अब लोग हम 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। भारत की कौन सी नदी ऐसी है? हाँ बिल्कुल होगा, साइंस की क्लास क्यों नहीं होगा। दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, बिल्कुल। कौन सा है दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन? हिमालय। और हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, और वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, साइंस का भी पेपर होगा, मैथ का भी होगा, बिल्कुल कंबाइंड होगा वो। अब आपसे सवाल है, भारत की कौन सी नदी सर्वाधिक जलराशि प्रवाहित करती है? यानी कौन सी नदी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा वाटर लेके जाती है? ठीक, कौन सी नदी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पानी बह के ले जाती है? तो ऑप्शन है आपके पास गंगा, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। द गंगा, द नर्मदा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र। बताइए तो क्या जवाब होगा? मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। देखें, इसका जो सही जवाब है वो आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की ऐसी नदी है, ब्रह्मपुत्र भारत की ऐसी नदी है जिसे लाल नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाल बालू रहती है इसके पानी में। रेड रिवर, ठीक है, रेड रिवर। रेड रिवर ये कहाँ से आती है? ये वहीं से आती है, ब्रह्मपुत्र वहीं से ओरिजिनेट होती है जहाँ से सिंधु नदी जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, और जो सतलज नदी है वो ओरिजिनेट होती है, वहीं से निकलती हैं। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी में अमाउंट ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से एक मैदान का निर्माण हुआ है। उस मैदान का नाम है असम घाटी, असम वैली। नाम भले ही असम घाटी हो, लेकिन ये गंगा, ये जो मैदान है ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया मैदान है। इट इज़ अ प्लेन, नॉट अ वैली। नाम भले ही इसका असम वैली हो। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप बस सवाल लगाइए, किस बात में लग जाते हैं, कितने भोले भाले बच्चे हैं। ठीक है, ये जो गंगा है, ये गंगा हरिद्वार में आकर के मैदानों में प्रवेश करती हैं, पर्वतों से, पहाड़ों से उतर के। कावेरी है, जो कावेरी का जो सोर्स है वो है ब्रह्मगिरी चोटी। पश्चिमी घाट पर्वत की एक चोटी है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नर्मदा तो हम बता ही चुके, अमरकंटक से होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी जिस नदी में होता है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र रिवर है।
ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की बात हो गई, तो बताइए हाँ बिल्कुल, इंडिया और पाकिस्तान से निकलती है इंडस रिवर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। चलिए अब आप पहले एक जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है। ठीक, तो आंसर आप कर दिए होंगे या कर देंगे, क्योंकि आप काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं। ठीक, आप बस इसी कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखें और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर को आराम से क्रैक कर लेंगे। चलिए इसका जो सही जवाब है 22। हमारी जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 22 पार्ट हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं और इसमें 12 अनुसूचियां हैं, यानी 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूची जो 8 है, शेड्यूल नंबर जो 8 है संविधान की, शेड्यूल नंबर 8 यानी अनुसूची नंबर 8 में कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। पहले इसमें 14 थीं, ये अलग बात है, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान वर्तमान में मान्यता देता है, बाकी की भाषाएं बाद में जोड़ दी गई हैं। तो हमारे संविधान के बारे में हमने इतनी तो जान ली, एक बात और जान लेते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं और क्या हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं और कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल्स हैं, 300 अनुच्छेद हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई किताब ये कहे कि नहीं सर 450 अनुच्छेद हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, ये लग रहा होगा आपको इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और उनसे नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह है कि नेवी एमआर के पेपर में ऐसा ही सवाल आराम से आपको देखने को मिलेगा। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस का कौन सुप्रीम कमांडर होता है? हाँ, एसएसआर में भी आएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। सवाल होते हैं, आपको आएगा तो वो आपको इजी लगेगा, नहीं आएगा तो इजी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात। ठीक, क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया कौन है? तो बताइए जरा, कौन है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया? 25 पार्ट नहीं है बेटा, जय हिंद 25 पार्ट नहीं है, ठीक है, ओनली 22 पार्ट्स हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ संशोधन करके, यानी कि अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ठीक, अच्छा, ऑप्शन आप क्या देंगे? डी ऑप्शन है आपका, इस चीज़ का डी। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। आपको पता है भारत में कितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं? भारत की आर्म्ड फोर्सेस की संख्या कितनी है? 3। एक आर्मी, एक जिसके लिए आप जा रहे हैं नेवी, और एक एयरफोर्स। ठीक है, चलिए, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर है बेटा इसका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। भारत की आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 इस बात को तय करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों प्रमुख सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, यानी सुप्रीम कमांडर होगा। क्यों कैसे का, क्यों का क्या मतलब है? आर्टिकल 53 बता रहा है संविधान का, तो आपको क्यों का तो मतलब ही नहीं बनता। फिर अब ये बात तो हमको बोलना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा अंबेडकर जी से जाकर के आत्मा से, तो बताओ क्यों होता है। प्रेसिडेंट है, देश का फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक। इतना हक तो बनता है ना कि हाँ, सेना का पूरी कमांड उन्हीं के हाथ में रहे। ये बात अलग है कि उनकी तरफ से काम प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंडिया में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय शाहजहां, हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। यानी दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया था बेटा, लेकिन अब बताइए कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, है ना? आगरा का लाल किला किसने बनवाया है, जरा बताइए। मैथ में कितना है? अच्छा, जब मैथ वाले अब पेपर कराया जाएगा तो बताएगा सर ये 8th क्लास का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अच्छा,
हाँ कोई बात नहीं, आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन होगा। टूथ में नहीं, टूथ में पानी लगने पर कहाँ मेडिकल अनफिट किया जाता है, वो बस नॉर्मल सेंसेशन होता है, उससे कुछ नहीं होता। मैथ का पेपर कीजिएगा आप तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पे क्वालिफाई होना है, डोंट वरी। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या होगा, इस सवाल का जो सही जवाब है बेटा, इस सवाल का सही जवाब है अकबर। अकबर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। आगरा का जो रेड फोर्ट है ये अकबर ने बनवाया है। ठीक है, और भी यहाँ पर कई लोगों का नाम है, लेकिन हम इनमें से औरंगजेब का नाम का उल्लेख करेंगे। औरंगजेब को लेकर के डिस्प्यूट भी रहा है, तो इसे बीबी का मकबरा इसने बनवाया है, बीबी का मकबरा। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, इसे औरंगजेब ने बनवाया है। औरंगजेब ने एकमात्र यही इमारत बनवाई है। और ये बीबी का मकबरा, ये क्या कहा जाता है, रफ कॉपी ऑफ ताजमहल। इसे क्या कहा जाता है, ताजमहल की फूहड़ नकल, बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल। कभी कभी तो इसे काला ताजमहल कह देते हैं। फूहड़ मतलब नकल भी ठीक से करना नहीं आया इन लोगों को बीबी का मकबरा बनवाते समय। ठीक है, बेकार कॉपी की है इन लोगों ने। चले, ये आपका ग्रेटिट्यूड है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक, आप हमसे जुड़े हैं तो हमारे अंदर वो डेडिकेशन का मोटिवेशन आ ही जाता है कि हम डेडिकेट रहें। ठीक है, चले अब हम लोग आगे सवाल करते हैं। हम लोगों ने इसको देखा ताजमहल की फूहड़ नकल। कभी कभी चूंकि ये काले पत्थर से और बनाया गया है बीबी का मकबरा, इसीलिए कभी कभी इसे ब्लैक ताजमहल कहते हैं, काला ताजमहल। तो आपने बेटा सफ़ेद ताजमहल देखा है, अगर आपको काला ताजमहल देखना है ना, तो काला ताजमहल देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, औरंगाबाद जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि बीबी का मकबरा कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। जिसे किसने बनवाया है, औरंगजेब जी ने बनवाया है। अब हम औरंगजेब जी बोल दिए हैं, हमारी आदत है जी बोलने की। अब कुछ लोग इसी को लेकर भी बात कर देंगे, अरे अब बताओ औरंगजेब को जी बोलना पड़ रहा है। हाँ, सम्मान तो सम्मान है, रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, सभी के। आगे आपको देख दिया गया है नेवी और एयरफोर्स, आईसीजी, ऑल बुक्स सभी हैं। तो यदि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जानना चाहते हैं कि बुक्स में क्या क्या मैटर दिया गया है, तो सारा का सारा मैटर आपकी इस एमकेसी की मेजर कल्चर क्लासेस की बुक्स में दिया गया है। आप इन बुक्स को खरीद करके पढ़ करके आप आसानी से अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, और हमसे जुड़ करके भी आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा आपके पास फैकल्टी का जो फैकल्टी हैं विभिन्न प्रकार की, हमारे पास वेरियस सब्जेक्ट्स की जो फैकल्टी हैं, अपने आप में एक से एक धुरंधर है ना, तीरंदाज मानो आप। 30 मार्क। हाँ, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बताइए। टोटल फंडामेंटल राइट्स का नंबर कितना है इंडिया में। टोटल फंडामेंटल राइट्स का जो नंबर है इंडिया में, सवाल का जवाब तो दे ही दिया होगा, आप हैं ही इतने इंटेलिजेंट। चलिए तो हम सवाल का जवाब जान लेते हैं। खैर, क्या है सवाल का जवाब, मैं ही ये कह देता हूँ, मुझे नहीं पता। अब बताओ, आंसर दो फटाफट। सवाल का जवाब, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। जैसा हमने भी बताया आपको कि भारत में जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं। 22 भाग में से पार्ट नंबर 3 यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का डिस्कशन भाग 3 में किया गया है, और जिसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने उधार ले लिए, मतलब उनसे थोड़ा सा जानकारी ले लिए कि हाँ भाई हम भी मौलिक अधिकार शामिल करना चाहते हैं। भाग 3 में, कौन से भाग में, भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35। ठीक, कहाँ से लिए हम लोगों ने, यूएसए से। तो टोटल कितने हैं, टोटल अभी 6 हैं।
पहले 7 थे। यानी एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, और वो मौलिक अधिकार कौन सा हटाया गया बेटा? वो है संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी अब ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। यानी ये अब स्टैट्यूटरी राइट है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ओके, कब हटाया गया इसे? तो इसे हटाया गया था 1978 में। इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए, और संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए संविधान संशोधन किया गया था, वो था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सी बात जान ली है मौलिक अधिकार से संबंधित। भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, नंबर 5 अल्पसंख्यकों का अधिकार, राइट टू माइनॉरिटीज़, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले हमारे पास कितने थे? 7 थे। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। अब कैसा अधिकार माना जाता है? ये स्टैट्यूटरी, मतलब हिंदी में बोले तो विधिक अधिकार। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वेयर विल द ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2028 इन 2028 बी हेल्ड? कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप? हाँ ये तो आपको पता होगा, बता ही दीजिए, पता है तो ठीक है। तो हम इसमें बिना वक्त गंवाए इसका, क्योंकि हमें इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत करंट का तैयारी जरूर की होगी। जी जी, ये MR का पेपर चल रहा है, MR का ही मॉडल पेपर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों देश ऐसे हैं, इन दोनों देशों में ही ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जो 2028 में आयोजित होना है, यानी कि ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2028, इसको दोनों देशों में हेल्ड किया जाएगा। ये मैच क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप के 2028 के दोनों देशों में होंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन होगा बोथ हैव गिवन, है ना, उपरोक्त दोनों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट हैज होस्टेड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023? किस राज्य ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की है? तो वो राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। आंसर है उसका उत्तर प्रदेश। और इसका जो मैस्कॉट था, यानी जो शुभंकर था, हर खेल के लिए एक मैस्कॉट तैयार किया जाता है शुभंकर, उसके शुभंकर का नाम क्या था? जीतू। और इसमें किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? तो वो जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। जीता किसने है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ हमारे पर मेरे कल से क्लासेस में डेली फिजिकल ट्रेनिंग सेशन चलता है, ठीक। आपको सौरभ सर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन करें, तो आप फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूर जाएँ एक बार विजिट करने के लिए। आपको हालांकि सुबह सुबह उठा के ले जाया जाता है, ठीक, सो डोंट वरी। वेयर इज़ द मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज? कहाँ पर जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई पुरुषों की, ठीक है। तो ऑप्शंस देखें आपके पुरुषों वाली, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ा होगा खेल से संबंधित, वो क्या है? वो ताशकंद में ये आयोजित की गई है। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान का कैपिटल का नाम दिया गया है, ठीक है। स्कॉटलैंड कैपिटल क्या है? ग्लासगो। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन DC, लेकिन यहाँ पर लॉस एंजल्स शहर दिया गया है, जहाँ पर हॉलीवुड इंडस्ट्री लोकेटेड है। ये तो फिर कॉक्सिया डू सोल ब्राज़ील का एक शहर है, ठीक है। तो ताशकंद में ये कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर मॉडल पेपर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 17.5 साल से लेकर के 20 साल के बीच में हैं और आपकी मिनिमम 10th में परसेंटेज है कितना? 94%, आप जिस चीज़ की तैयारी करो उस चीज़ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फाड़ दोगे पेपर, ठीक। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए और आपका जज्बा चाहिए, मेहनत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ताशकंद बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, वो है शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2026, यानी शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2026 कहाँ होंगे। क्या लिखा है, विंटर पैरालंपिक गेम्स 2026। पैरालंपिक क्या है कि ये डिसेबल पीपल्स के लिए होते हैं, जिन्हें भारत में दिव्यांग कहा जाता है या विकलांग जिसे आप समझते हो। विकलांग या दिव्यांग लोगों के लिए जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उन्हीं को पैरालंपिक कहा जाता है। ठीक है, तो 2026 का ये कहाँ होने वाला है, तो ध्यान रखिए, इटली की राजधानी है तो रोम, ठीक है, लेकिन इटली के शहर मिलान और कोटिना में इसका आयोजन किया जाना है। तो ये इसका आंसर था। तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस मॉडल पेपर। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं और कितना आपका स्कोर रहा है, कितना गलत, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की नेवी एमआर पेपर में, और जो नेगेटिव मार्किंग है उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके 4 गलत हुए तो आपका एक क्वेश्चन सही चला जाएगा। ठीक, तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आप इसका PDF, हाँ बिल्कुल, आपका PDF कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। इस बात के लिए आप चिंता मत कीजिए, PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा, मॉडल पेपर और आगे कैसे लाए जाएं आप बताइए। हालांकि पेपर आपका लगा हुआ है, बिल्कुल निरंतर लगा हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह कौन सा, हाँ एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, कल नेवी SSR का मॉडल पेपर हम लोग लेके आ रहे हैं आपके सामने, GS का, और वो GS का सेक्शन हम ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो कल हम सुबह नेवी SSR के लिए मिलेंगे मॉडल पेपर के साथ। तो इतने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।